Hey everyone, so this is Geography class 6th and most probably I will try to cover every chapter within 10 to 15 minutes so that we will cover class 6 मोस्ट प्रोबेबली इन एन आवर और जितने भी 10th क्लास तक के हैं 10 घंटे में मोस्ट प्रोबेबली 10th क्लास तक पूरा कवर करना है बिकॉज इसमें लाइन बाय लाइन ऐसे नहीं पढ़ना है, इसे जस्ट आपको रीडिंग के फॉर्म में पढ़ना है। बिकॉज अगर आप जीसी लियोंग पढ़ रहे हो या फिर उसके अलावा खुला और भी बुक्स हैं, मैं आपको एक दो बुक्स और बताऊंगी, अगर वो पढ़ रहे हो बिकॉज जीसी लियोंग सब लोग रिकमेंड करते हैं, तो फिर उसके लिए आपको जो एक कम से कम 4 से 5 रीडिंग्स आपको एनसीईआरटीज की लगानी होंगी और बहुत क्विक वे में लगानी होंगी। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो दिस इज क्लास 6 चैप्टर 1। सो दिस इज चैप्टर 1 सोशल साइंस द अर्थ आवर हैबिट। इसमें जो भी चैप्टर्स हैं ये हमारा प्रियम्बल है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। प्रियम्बल से क्वेश्चन जब आते हैं, मैंने पॉलिटी में भी आप लोगों को बताया हुआ है ये। और ये जो है हमारे चैप्टर्स हैं, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में अच्छे से भर के पूछे जाते हैं। मोशन ऑफ अर्थ पता होना चाहिए हमें, मैप्स इंपॉर्टेंट है, मैप्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है इसमें। उसके अलावा मेजर डोमेन ऑफ अर्थ, उसके बाद मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, आर कंट्री इंडिया, इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद अपेंडिक्स में अपेंडिक्स 1 और 2 दे रखे, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। दिस इज़ आवर नेशनल एंथम। और इसमें जैसे 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, ओरिजिनली बांग्ला में था ये और हिंदी में इंडिया में इसको अडॉप्ट किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1। अब हम इनिशियली जो भी चैप्टर 1 की डिटेल्स है उस पे जाते हैं। सो दिस इज चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम सभी को पता है कि जो 8 ग्रह हैं और पृथ्वी का क्या पोजीशन है, इसमें मेन चीज़ होती है कि पोजीशन, जैसे वीनस, सैटर्न, नेपट्यून, जुपिटर, मरकरी, इन सब की जो भी पोजीशन है वो क्या है। मैं ज्योग्राफी में इसलिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी के थ्रू कवर कर रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में एनसीईआरटी में है क्या। आपको बहुत क्विकली देखना है बिकॉज हमें ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि हमने एनसीईआरटी कवर नहीं की। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार पैनिक की स्टेज में कि जो चीज़ें हमें पता होती है हम उसमें भी गलती कर देते हैं। मैंने यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये जो भी पोजीशन को लेके मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था जिसका मुझे अभी तक पछतावा है, क्योंकि एक एक नंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी वजह से हम नेगेटिव मार्किंग में भी चले जाते हैं। दैट्स वाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें पोजीशंस, क्योंकि आपको इनिशियली आपको पोजीशन पता करनी होगी, तो ये जो यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है ये बड़े फॉर्म में आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, तो आप इसको बड़े फॉर्म में गूगल में देख के और अपनी कॉपी में बनाइए। वंस आई विल कवर ज्योग्राफी बाय माय ओन नोट्स, तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको प्रॉपर फॉर्म किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस। इसमें स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, वो बाद में देखेंगे। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो हम सभी को पता है कि जब हम शाम के टाइम में उसके बाद रात को जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो चारों तरफ तारे टिमटिमाते हैं। उसके बाद जो भी ग्रह का जो भी फॉर्मेशन होता है हमें ऐसे दिखाई नहीं देगा कि आपको नेकेड आई से ये दिखाई देगा, बट जब भी आप प्लेनेटेरियम जाते हो या किसी भी आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वेटरी में जाते हो, तब आपको प्रॉपर फॉर्मेशन दिखाई देता है। बिकॉज नेकेड आई से हमें बस छोटे टिमटिमाते तारे जैसे दिखाई देते हैं, बाकी कुछ और दिखाई नहीं देता है। Okay, so this is mentioned that soon you would see the number increasing, you can't count them anymore, because धीरे धीरे जो भी बढ़ रहा है और उसमें जो भी शाइनिंग आपको शाइनिंग ऑब्जेक्ट का लगेगा कि वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, दीज आर ब्राइट, दीज आर शाइनिंग, कभी डिम होती है लाइट्स, कभी बढ़ती है, डायमंड की तरह चमकते हैं, वही सारा कुछ मेंशन होता है। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. So कुछ ऐसे होते हैं जैसे कुछ कुछ तो टिमटिमाते रहेंगे, कुछ कुछ ऐसे होंगे कि उनकी जो भी शाइन होगी कंटिन्यूसली वैसी ही रहती है जैसे चंद्रमा की। चंद्रमा सिर्फ घटता बढ़ता रहता है,
पक्ष की तरह, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, और आप कह सकते हो कि फुल मून डे आता है, पूर्णिमा आती है, उसके बाद अमावस्या आती है, तो उनका चंद्रमा का फॉर्मेशन चेंज होता रहता है, जो भी शेप है। बट उसके अलावा कुछ जो बॉडीज होती है वो कंटिन्यूसली चमकती रहती हैं। सो अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून on most of these days. It may however appear at difficult times, in difficult shapes, at difficult position. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full मून डे, जैसे कि रात में चंद्रमा पूरा चमकता है तो वो फुल मून डे कहलाता है ना, उसे पूर्णिमा बोलते हैं। उसके अलावा फोर्थ नाइट लेटर यू कांट सी इट एट ऑल, बिकॉज अगले दिन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, और जो चंद्रमा फिर से बनना शुरू होते हैं उसको न्यू मून डे कहते हैं, और उसे अमावस्या कहा जाता है। On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night. जैसे क्लाउड होते हैं तो आपको स्काई में जो है वो दिखाई नहीं देते हैं अगर क्लाउड्स में तारे वगैरह टिमटिमाते हुए, लेकिन अगर स्काई बिल्कुल क्लियर है, कोई बादल नहीं है, तो आपको तारे टिमटिमाते हुए, घोर अंधेरी रात होगी, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, बट चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता है। On the other side and on this day, अगर आप कहते हो, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम? It is because very bright light of sun doesn't allow us to see these bright objects of night skies. तो जो सूर्य की लाइट से जो ये चमकते हैं, प्रकाश लेते हैं, वो चमकते हुए दिखाई नहीं देते, इसीलिए हमें जो है आकाश थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। द सन, द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है इन्हें। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो गर्म हैं, बहुत बड़ी हैं, बिकॉज अगर आप बात करोगे जैसे सैटर्न की, वीनस की, जुपिटर की, तो उनकी शेप्स अभी बताएंगे कि इनर प्लैनेट क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट क्या होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। दे आर मेड अप ऑफ ग्लासेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं तो उनकी खुद की अंदर गैसेस भरी हुई हैं, खुद की हीट है और खुद की लाइट है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, तो वो उसका एमिशन करते हैं या फिर उत्सर्जन करते हैं। These celestial bodies are called stars. उन्हें stars कहा जाता है, and the sun is a star because sun भी एक star है, और जो और बहुत celestial bodies हैं sky में या मिल्की वे में, तो उनको भी star कहा जाता है। Countless twinkle stars in light sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. Because बहुत दूर हैं, इसीलिए हमें तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सो इस इमेज में आप बहुत इजीली देख सकते हो, नॉर्थ स्टार है जिसे आप ध्रुव तारा कहते हो, उसके बाद द पॉइंटर स्टार, जो कि सीधी आपने देखा होगा कि सप्तऋषि मंडल है। हम बचपन में बहुत सारी स्टोरीज दादी पढ़ाते हैं या सिखाते थे, तो उसमें भी दिखाया जाता था। ध्रुव तारे के बारे में भी हमें पता है कि क्यों उसका सिग्निफिकेंस है, तो वो हम उसके बाद अगर किसी बुक में आता है तो आई डिस्क्राइब इन डिटेल, बट अभी के लिए जो कम टू द पॉइंट। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, यू मस्ट हैव नोटिस that all object looks similar when smaller when seen from a distance। तो क्योंकि एक डिस्टेंस पे अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें छोटी दिखाई देती है। जैसे अगर किसी हम 20-30 मंजिली इमारत पे खड़े होते हैं तो हमें नीचे की चीज़ें बिल्कुल डब्बी जैसी दिखाई देती हैं। सो ये डिस्टेंस का इफेक्ट होता है। हाउ स्मॉल और एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेटर हाइट। सो जब आकाश में एरोप्लेन उड़ता है तो हम लोग ने छत पे जाके कभी देखा होगा तो बहुत छोटा दिखाई देता है, बट उसका जो एक्चुअल साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, जो कि एक ग्रुप्स होता है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। जैसे उर्सा मेजर या बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है
आप अपनी जो भी मैं सजेस्ट करूँगी, मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे मुझे डिक्टेट करना था, इसीलिए मैंने सॉफ्ट कॉपी ली हुई है, बट मैंने मेंशन कर देते हैं कि हिंदी में आप लिख लो। अगर किसी चीज़ का मीनिंग आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा और वो आपको रिमेंबर करने में हिंदी में ईजी है, तो हमेशा उसको नोट्स बाइलिंगुअल में बनाना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट easily recognizable constellation is the सप्तर्षि। जो सप्तर्षि यहाँ पे मेंशन किया गया, बिकॉज हम अगर रात में आपने देखा होगा तो सप्तर्षि आपको इजीली दिखाई देता है, या सप्त या 7 ऋषि सेजेस, तो इसका मीनिंग है सप्ता मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेजेस। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky। तो जैसे बात करते हैं कि मतलब मुझे याद है कि जब जैसे नानी के यहाँ पे जाते थे तो उस टाइम पे, मतलब बहुत साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन 3rd और 4th, आई रिमेंबर दैट। सो नाना जी कुछ स्टोरी सुनाते थे और स्टार्स वगैरह दिखाते थे कि ये सप्तर्षि है, इधर की तरफ ध्रुव तारा है, तो वो सारी चीज़ें स्टोरी की फॉर्म में याद होती थी उस टाइम पे। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. So जैसे ध्रुव तारे की हेल्प से नॉर्थ स्टार, नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता था। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार भी बोला जाता है उसे। इट ऑल्सो रिमेन्स द सेम पोजिशन इन द स्काई। We can locate the position of pole star with the help of Satyarshi. Look at जैसे फिगर में मेंशन किया गया है। So you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star, जो कि पोल स्टार की फॉर्म में मेंशन होता है और नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करता है हमेशा। बिकॉज पहले टाइम पे ना तो हमारे पास कंपास होता था, ना ही हमारे पास कोई ऐसे वॉच होती थी, या आपको डायरेक्शन के लिए नहीं पता होता था हमें। तो फिर पहले के लोग जो होते थे वो जैसे ध्रुव तारे की मदद से देखते थे कि कौन सी डायरेक्शन है। उसके अलावा जैसे सन जिधर से उगता है तो पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ अस्त होता है, तो ये सारी चीज़ों को जो देखा जाता था, उनका पैटर्न्स होता था, उसकी जो डायरेक्शंस होती है उससे पता चलता था कि हाँ हम किस डायरेक्शन में एक्चुअली जा रहे हैं। सो द सम celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. So कि जिसकी खुद की हीट नहीं होती है और खुद की लाइट नहीं होती है तो वो planets कहलाते हैं। The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers। जैसे घूमते रहते हैं ना इधर उधर, उसको कहा जाता है wanderers। क्योंकि हमेशा प्लैनेट जो हैं अपनी जो एक पर्टिकुलर बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसीलिए उन्हें वंडर्स कहा जाता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव्स इन अ प्लैनेट, जैसे हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, इट गिव्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। If we took at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to shining just as the moon। क्योंकि जब अर्थ के ऊपर हीट पड़ती है, जैसे कि दिन की बात करते हैं, तो एकदम मून की तरह चमकती रहती है। Similarly, the moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it। जैसे मून है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये सैटेलाइट है। Like our earth, there are 7 other planets that gets heat and light from the sun। तो और जो 7 प्लैनेट है अर्थ के साथ साथ, वो हीट और लाइट सन से लेते हैं। सम ऑफ देम देयर मून्स टू, उनके कुछ चंद्रमा भी है। तो सोलर सिस्टम का जो भी पूरा इसमें दिया हुआ है, सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी हमें कवर करते चलना है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। These are belt of small debris। जैसे कुछ खराब चीज़ें नहीं होती है कि धूल के कण वगैरह, डेब्रीज को मतलब डेब्रीज तो कूड़ा बोला जाता है, बट धूल के कण वगैरह उसके चारों तरफ मतलब लगे होते हैं और एक राउंड फॉर्म में या सर्किल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। So these rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope। तो यहाँ पे हमें वैसे भी नेकेड आई से तो कुछ ऐसा मिल्की वे में दिखाई नहीं देता एक्सेप्ट स्टार्स, मून एंड सन। तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं।
अब सोलर सिस्टम की बात करते हैं। पूरा सोलर सिस्टम हमें इस चैप्टर में पढ़ना है अच्छे से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसीलिए हमेशा कोई भी जो भी टॉपर्स होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि 6 से आप स्टार्ट करो ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो जब हमारे पास टाइम हो तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप स्टडी स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ लोग तुरंत 12th के जैसे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद स्टार्ट करते हैं, उनको भी एनसीईआरटी पढ़े हुए बहुत टाइम हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न, बट मैं यह सजेस्ट करूँगी कि आप 6 से स्टार्ट करो, तो आपका बेस खुद क्लियर होगा अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सो यहाँ इफ़ वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी वी हैव टू वर्क हार्ड मोर देन द पीपल हु आर टेकिंग कोचिंग, बिकॉज उनके पास एक कह सकते हो कि अदर गाइडेंस होता है, बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको बेनिफिट उसका ज़्यादा मिलेगा। यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर ऑल्सो। सो द सोलर सिस्टम, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, सो ये जो फिगर है इसको हम चेंज तो कर नहीं सकते, रोटेशन का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सो वी कैन डू वन थिंग, लेट मी ट्राई इट। ओ हो गया, दैट्स गुड। या सो थोड़ा सा साइड से कट रहा है बट फिर भी देख लेते हैं हम। सो यहाँ पे सन है बीच में, उसके बाद मरकरी है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगी, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। सो इसके लिए मैं एक अलग से छोटा सा क्लिप बना दूंगी, सो दैट विल हेल्प यू आउट। मरकरी के बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून लास्ट में है। तो ये इनका ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमेशा याद रखना है। सो जो सबसे पास है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस है, अर्थ है, 4th पोजीशन है मार्स की, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये इनकी पोजीशंस हैं और इनके बारे में कुछ दिया हुआ है। सो जैसे 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज का होता है मरकरी का, सूर्य के चारों तरफ। और अगर हम उसके अलावा बात करते हैं, 1 स्पिन ऑन एक्सिस 59 डेज का होता है। वीनस का 1 ऑर्बिट्स अराउंड 250 डेज का होता है, 1 स्पिन। ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं आती, बट आप एक बार इस पर नज़र मार लेना, सो दैट विल हेल्प यू आउट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट पे एंटर करते हैं। सो सन के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए। डू यू नो सोल इज रोमन माइथोलॉजी इन sun god, and solar means related to the sun. The family of the sun is therefore called the solar system. तो इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनको सोलर सिस्टम के मेंबर्स बोला जाता है और इसे पूरे सिस्टम को सोलर सिस्टम कहा जाता है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर एज योर ओन एज यू कैन। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है 6th क्लास से जो सिखाई जाती है, बट अभी हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जस्ट समझना है कि एक्चुअली है क्या। द सन इज in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provided the pulling force that binds the solar system. The sun is ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer from the earth. So we can imagine that is 150 million kilometer is such a huge distance, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना दूर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा प्लैनेट की बात करते हैं। सो देर आर 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट है टोटल। सन के चारों तरफ जो भी चक्कर लगाते हैं एक ऑर्डर में पूरे लगे हुए हैं। सो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो an easy way to memorize the name of planet जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, that's very very important. My very efficient mother just served us nuts. तो कितना इजी सेंटेंस है। इसकी एक और फॉर्म है बट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बहुत छोटी सी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा। सारी शॉर्ट ट्रिक्स एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। सो ऑल दीज प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पैटर्न and paths. These paths are elongated. These are called orbits. उन्हें orbits कहा जाता है। एक पर्टिकुलर जो भी इनका अरेंजमेंट है, जो कि मैंने आपको फिगर में, इस वाली फिगर में दिखाया हुआ था।
तो इनका एक सर्टेन पैटर्न है। इट टेक्स ओनली 88 डेज, अगर मरकरी की बात करते हैं, मरकरी इज द नियरेस्ट वन, एंड इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। वीनस इज कंसीडर्ड एज, जैसे अर्थ ट्विन कहा जाता है या फिर अर्थ सिस्टर भी बोल सकते हो आप इसे। शेप वेरी मच सिमिलर टू इट्स, जैसे सिमिलर वीनस का जो शेप है अर्थ जैसा है, इसीलिए उसे अर्थ ट्विन बोला जाता है। And till recently, August 2006, Pluto was also considered as planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, so Astronomical Union में 2003 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया था प्लूटो को। अदरवाइज पहले प्लूटो भी एक ग्रह था, तो टोटल 9 ग्रह थे, उसमें ये पूरा डिटेल दिया हुआ था। उसके अलावा अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ का स्ट्रक्चर हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो दिया हुआ है अभी हम वही कवर करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज सिग्निफिकेंटली फ्लैटेंड at the poles. There is that is why its shape is described as geoid. Geoid means earth-like shape, and conditions favorable to support life as probably found only on earth, because अभी तक का जितने भी जो लाइफ का प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी थी वो अर्थ पे थी। उसके अलावा जैसे मार्स पे कह रहे हैं, लेकिन अभी सच कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि वहाँ पे अर्थ इतनी जल्दी पॉसिबल, मतलब लाइफ इतनी जल्दी पॉसिबल होगी और किसी प्लैनेट पे। तो अर्थ का, बिकॉज यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और मिक्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इन दिस एयर द सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. इसीलिए इसको blue planet कहा जाता है, because 1/3 पोर्शन पे तो पानी है, ठीक है, और उसके अलावा जितना भी पोर्शन है उसमें से बहुत सारा एरिया ग्रीन फॉरेस्ट वगैरह हैं, और कुछ एरिया पे जो हम लोग रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट वगैरह बार बार कट रहा है तो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी। So apart from this, light travels at the speed of about 3 lakhs kilometer per second. Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 8 मिनट लगते हैं सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में। मून का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है मून, एंड दैट इज द मून। इट डिटरमाइंस इट्स ओनली ऑन quarters that of the earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometer away from us. So 3,84,400 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अगर आप बात करते हो अर्थ से मून। एंड उसके अलावा नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड देन फ्रॉम द मून। सो अर्थ, सन की और मून की डिस्टेंस भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके अलावा द मून मूव्स अराउंड द अर्थ about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of moon is visible to us on the earth. तो एक ही साइड हमें विजिबल होती है। उसके अलावा द मून, अगर बात करते हैं, द मून डजंट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। यहाँ पे लाइफ की कंडीशन अनफेवरेबल है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स surface, and the cast shadows on the moon surface looks at the full moon and observe these shadows. तो अगर हम एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, बिकॉज मून के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे 2 पॉइंटर्स और हैं, उसको भी कवर करते हैं। इंटरेस्टिंग जो भी फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20th of July 1969, find out whether the Indian has landed on the moon or not. So इसमें ये भी बोला कि आपको फाइंड आउट करना है कि मून पे कोई गया था कि नहीं गया था, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो चले गए, पर हमें ये भी देखना होगा आगे कि
इंडिया से कौन गया था? सो अ सैटेलाइट is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet moves around the sun. तो celestial body जो होती है सैटेलाइट कह सकते, सैटेलाइट आप जब बात करते हो सैटेलाइट की, तो जैसे celestial bodies, सैटेलाइट इज अ celestial body, और जैसे कि प्लैनेट मूव करते हैं सन के चारों तरफ, उसी तरह से ये भी मूव करती है प्लैनेट्स के चारों तरफ। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट बहुत सारी हैं, तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट एंड placed in the orbit around the earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDUSAT. So ये हमें याद करनी होंगी, क्योंकि बहुत बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कुछ नया, क्या भी जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं। उसके अलावा what do you animals and planets require in order to grow and survive. तो ये बात करते हैं कि इन एनिमल्स और ह्यूमन को या ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट एस्टेरॉइड्स, तो एस्टेरॉइड्स apart from the stars, planets and satellite, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. The bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. तो स्पेशली एस्टेरॉइड्स वो हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, और एक कहते हो कि गोल सी बॉडी, मतलब आप कह सकते हो कि इसके चारों तरफ पाए जाते हैं, एक लेयर जैसी है, उसको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट, scientists are of the view that asteroids are part of planets which exploded many years ago or many years back. So because ये जो ये आप कह सकते हो एस्टेरॉइड्स जो हैं, जैसे प्लैनेट एक दूसरे से टकराते हैं या फट जाते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, तो उनके जो भी पार्टिकल्स है ना, वो एक पैटर्न में ना उसके चारों तरफ एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी वजह से एस्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब मेटेरॉइड्स की बात करते हैं। मेटेरॉइड्स क्या है? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn it. जैसे मेटेरॉइड्स की बात करते हैं, सपोज करो कि कोई छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, वो नीचे गिर रहा है आसमान से नीचे, तो जब वो यहाँ नीचे नीचे और पास आता चला जाएगा, तो वो ऐसे मतलब नीचे आते चलो अपने आप से बर्न हो जाता है, उसकी एशेस वगैरह नीचे गिरने लग जाती है, तो उसे मेटेरॉइड्स कहा जाता है। सो समटाइम जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया, और जैसे कई बार हमने देखा होगा कि वो कहते हैं ना कि तारा टूट रहा है, तारा टूट रहा है, दैट इज नॉट तारा टूट रहा है, दैट इज लाइक मेटेरॉइड्स जल के नीचे गिर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि तारा टूट के नीचे गिर रहा है। सो दैट इज द फिजिकल फिनोमिना, और यू कैन से दैट इज द ज्योग्राफिकल फिनोमिना। तो उसमें मतलब जैसे वे कहते हैं कि तारा टूट रहा है तो विश मांग लो, इट इज साइंटिफिक फिनोमिना एंड इट्स नॉट ट्रू एट ऑल, which is clearly mentioned in the book. So sometimes these meteoroids come near the earth, जैसे अर्थ के पास आते हैं, and tend to drop upon it during this process due to friction. जैसे फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ता चला जाता है with the air, they got heated and burned, तो वो जल जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। It causes a flash of light, sometimes meteor without being completely burned, जैसे पूरी तरह नहीं जलता, fall on the earth and creates का होलो, जैसे एक होलो प्रॉपर गड्ढा सा फॉर्मेशन करते हैं। आपने क्रेटर लेक सुनी होगी, उसके बारे में भी बताती हूँ मैं भी। सो डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैंड like a white glowing path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way गैलेक्सी। जैसे यहाँ पे ना वाइट वाइट से कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको मिल्की वे कहा जाता है। बहुत सारे स्टार्स एक दूसरे के साथ आसपास आ जाते हैं, एक बैंड से स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिल्की वे। Our solar system is a part of the sky, and in ancient India it was imagined to be a river of light flowing in the sky, thus it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that
मेक्स द यूनिवर्स। सो उससे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड डस्ट होती है, गैसेस होती हैं, उस सब का जो मिक्सचर कह सकते हो। और बहुत सारे जो बॉडीज इकट्ठी होती है, उसी से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, बिकॉज हमें नहीं पता यहाँ पे बैठ के आकाश में कितना बड़ा है ये, तो हमें नहीं पता चलता है इसके साइज का। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स ऑफ कोर्स, बिकॉज आप और मैं इसी अर्थ से हैं और यहीं से बिलोंग करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सोलर सिस्टम एंड ये फॉर्मेशन है यूनिवर्स। सबसे पहले अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सोलर सिस्टम है, उसके चारों तरफ मिल्की वे है और उसके चारों तरफ यूनिवर्स है। तो अगर जैसे सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो हम अपने मेंस में छोटा सा फिगर बना सकते हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये, अगर मैं एनसीईआरटी की फिगर्स की बात करती हूँ। एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप ट्राई करना। ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी जो भी आप बात कर सकते हो कि जो भी प्लैनेट्स का अरेंजमेंट है, इसको अच्छे से करना है। होप दिस चैप्टर क्लियर टू यू। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड आई होप आई एम हेल्पिंग यू आउट टू ईज आउट दीज चैप्टर्स। और ये आपको रीडिंग करनी है, आपको रटना नहीं है। मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रही हूँ, आपको रटना नहीं है। पहले इनकी कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग लगाइए, आप ट्राई करिए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा कि कुछ चीज़ें समझानी थी। बट अगर मैं बात करती हूँ, आपको रीडिंग लगानी है, मुश्किल से 10 मिनट आपको इस चैप्टर में लगना चाहिए हार्डली। बिकॉज जब मैंने इसको रीडिंग लगाने का वो किया कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने 1 घंटे में पूरी बुक कंप्लीट कर ली थी ये। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।